तो दोस्तों आपको स्वागत है एक रसमलाई भरी वीडियो। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे नाज़ी में द राइज ऑफ हिटलर। तो दोस्तों चैप्टर की शुरुआत होती है 11 साल के लौंडे से जिसका नाम था एलमुथ। तो दोस्तों एक बार एलमुथ कमरे में लेटते हुए अपने माँ बाप की बात सुनता है। खत्म कर दे या फिर मैं खुद ही सुसाइड कर लूं। क्या हुआ है? आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मुझे बदले से डर लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब एलाइज वाले भी हमारे साथ वही करेंगे जो हमने क्रिपल्ड और ज्यूस के साथ किया है। ये मॉम डैडी क्या बातें कर रहे हैं? दोस्तों इसके बाद एलमुथ का परिवार घूमने गया। तो दोस्तों घूमने में उन्होंने बहुत झंडे गाड़े। कुछ समय बाद पता चला कि एलमुथ के फादर ने अपने आप को टपका ली। तो इसकी वजह से एलमुथ बहुत डर सा हो गया। तो दोस्तों उसने 9 साल तक कुछ भी नहीं खाया, इसी डर की वजह से कि उसकी मम्मी उसे जहर देकर मार न दे और यमपुरी भेज न दे। आओ छोटे। तो दोस्तों आपके माथे में कुछ क्वेश्चन जरूर उठ रहे हैं कि क्यों किस डर से अब एलमुथ के फादर ने अपने आप को गोली मार ली। तो दोस्तों इसके लिए हम चलते हैं 1914 में। दोस्तों 1914 में ही पहले वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई। तो दोस्तों पहला वर्ल्ड वॉर बेसिकली 2 पावर के बीच में लड़ा गया था। पहली थी उसमें से एलाइड पावर और दूसरी थी सेंट्रल पावर। एलाइड पावर में इंग्लैंड, रशिया, फ्रांस जैसी कंट्रीज आती थी, वहीं सेंट्रल पावर में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की जैसी कंट्रीज आती थी। जर्मनी के पास बहुत पावर थी, फिर भी सेंट्रल पावर वर्ल्ड वॉर हार जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण था कि अमेरिका का सपोर्ट मिल जाता है एलाइड पावर को और एलाइड पावर वर्ल्ड वॉर जीत जाता है। दोस्तों जर्मनी का हार जाने के बाद वहाँ के एम्परर ने अपना एब्डिकेट कर दिया, यानी कि अपना पद छोड़ दिया। तो दोस्तों बिना सामान के नहीं जा सकते, वैसे बिना गवर्नमेंट कंट्री नहीं चल सकती। तो दोस्तों जर्मनी में एक जगह है वीमार। तो दोस्तों यहाँ पर बनती है नेशनल असेंबली ऑफ जर्मनी, जिसको हम बोलते हैं वीमार रिपब्लिक। तो दोस्तों इसी असेंबली ने जर्मनी के लिए फेडरल स्ट्रक्चर और डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था और लोग भी अब जर्मन पार्लियामेंट के लिए मेंबर को चुनना लग गए थे। दोस्तों ये असेंबली कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगी। क्यों अच्छी नहीं लगी? क्योंकि दोस्तों जर्मनी और एलाइड पावर के बीच एक समझौता हुआ था जिसको हम ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स भी बोलते हैं। इस समझौते में जर्मनी के ऊपर बहुत सारी चीज़ें थोपी गई थी, इम्पोज करी गई थी। तो दोस्तों इसका इफेक्ट जर्मनी के ऊपर यह होता है कि जर्मनी अपना 75% आयरन, वहीं 26% कोल, वहीं ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी, वहीं 13% टेरिटरीज खो देता है। जर्मनी को 6 बिलियन भी पे करने पड़े थे और जर्मनी में फेमस सिटी थी राइनलैंड, उसको भी जर्मनी खो देता है। जर्मनी के पॉलिटिशियंस थे, यानी कि वीमार रिपब्लिक के सपोर्टर। उन्होंने 1980 में नवंबर मंथ में ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स पे साइन किया था, इसीलिए हम उनको नवंबर क्रिमिनल्स बोलते हैं। दोस्तों पहले वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप की हालत कुछ ऐसी हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई थी। तो दोस्तों इसी समय जर्मनी के लोग एक समस्या को फेस करते जिसका नाम था हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन का सीधा सा मतलब था कि इंक्रीजिंग प्राइस, यानी कि प्राइसेस के दाम बढ़ गए थे। जर्मनी के लोगों को थोड़े से खाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ते थे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जर्मनी ने लोन लिया था और उसे बाद में वो चुका नहीं पाता है। दोस्तों वहीं जर्मनी की टंकी फूट जाती है, यानी कि गोल्ड स्टॉक खाली हो जाता है। दोस्तों इसके बाद जर्मनी में एक जगह थी जिसका नाम था रूर, उसको भी फ्रांस छीन लेता है। इसके बाद जर्मनी की हालत कंगाल हो जाती है। इसकी वजह से जर्मनी गवर्नमेंट पैसा छापना स्टार्ट कर देती है। ज़्यादा पैसे छापने की वजह से प्राइसेस के दाम डट जाते हैं और फूड के दाम बढ़ जाते हैं। दोस्तों इसी समस्या को हाइपर इन्फ्लेशन कहा गया है। दोस्तों जर्मनी की मदद करने के लिए अमेरिका ने प्लान बनाया, डबस प्लान। उसके अनुसार जर्मनी को थोड़े थोड़े लोन देता था। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन 1929 में अमेरिका में भी ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आ जाता है। इसकी वजह से अमेरिका की हालत भी कंगाल हो जाती है। दोस्तों इसका प्रभाव जर्मनी पर भी पड़ता है। उसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 40% तक रिड्यूस हो जाता है। 6 मिलियन लोग बेरोजगार हो जाते हैं। इसकी वजह से क्रिमिनल केस भी बढ़ जाते हैं। लोगों को वीमार रिपब्लिक बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। इसी के बाद होता है द राइज ऑफ हिटलर, हिटलर का उदय। तो दोस्तों हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में होता है। तो दोस्तों हिटलर का जो बचपन था वो बहुत ही गरीबी में बीतता है। तो दोस्तों जो हिटलर था वो फिर बाद में आर्मी को ज्वाइन कर लेता है। दोस्तों हिटलर को मन होता है कि वो अपने देश के लिए कुछ करे, इसलिए उसने 1990 में एक पार्टी को ज्वाइन कर लिया। दोस्तों कुछ समय बाद हिटलर वहाँ का लीडर बन जाता है। इसलिए उसने पार्टी का नाम ही बदल दिया और वही पार्टी बनी नाजी पार्टी। तो दोस्तों अब होता है राइज ऑफ नाजी पार्टी। तो दोस्तों 1928 में नाजी पार्टी इलेक्शन लड़ती है और बहुत ही बुरी तरह हार जाती है, क्योंकि ना तो लोग हिटलर को जानते थे और न ही लोग नाजी पार्टी को जानते थे। जो जर्मनी के लोग थे पहले वीमार रिपब्लिक से बहुत ही परेशान थे। तो दोस्तों हिटलर वो बहुत चालाक था। उसने प्लान बनाया और कहा
लोगों से कि मैं आपकी सभी समस्याओं को ख़त्म कर दूंगा अगर आप मुझे वोट देते हैं तो दोस्तों 1932 में नाजी पार्टी इलेक्शन जीत जाती है। दोस्तों इसके बाद हिटलर को बहुत ज़्यादा मजा आ जाता है क्योंकि वहाँ का जो प्रेसिडेंट था हिंडनबर्ग उसने हिटलर को चांसलर घोषित कर दिया वहाँ का। इसके बाद हिटलर बहुत ज़्यादा पावर में आ जाता है और डेमोक्रेसी को हटाकर डिक्टेटरशिप लाना चाहता था। 30 जनवरी 1933 को जर्मन पार्लियामेंट में आग लग जाती है। दोस्तों 27 फरवरी को गवर्नमेंट का एक ऑर्डर आता है 5 डिग्री और उसके अगले दिन ही सिटीजन्स के सभी राइट को सस्पेंड कर दिया जाता है। तो दोस्तों 3 मार्च 1933 को एक इनेबलिंग एक्ट पास किया जाता है। इसके अंतर्गत डेमोक्रेसी को हटाकर डिक्टेटरशिप लाई जाती है। इसमें हिटलर के पास बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है इसलिए हिटलर सभी पार्टीज पर बैन लगा देता है एक्सेप्ट नाजी पार्टी। तो हिटलर ने बहुत ज़्यादा वादे किए थे सिटीजन्स को, इसलिए हिटलर एक व्यक्ति को बोलता है जिसका नाम था जाल्मर सटेट। उससे बोलता है कि जाओ और इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारो जर्मनी की। तो दोस्तों जाल्मर सटेट 2 चीज़ों पर काम करता है, एक तो फुल एम्प्लॉयमेंट, एक फुल प्रोडक्शन, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग होंगे तो वैसे ही प्रोडक्शन तो वैसे ही अपना आप ही बढ़ जाएगा। दोस्तों हिटलर जब फॉरेन पॉलिसी में भी कुछ चेंज लाता है। ड्राईलैंड जो चीन लिया गया था उसको भी 1936 में रिऑक्युपाइड कर लेता है। वहीं ऑस्ट्रिया और जर्मनी को एक साथ कर देता है विद द स्लोगन 1 पीपल 1 एम्पायर एंड 1 लीडर। तो छोटे छोटे वार लड़ना स्टार्ट कर देता है हिटलर। सबसे पहले वो स्विट्जरलैंड पर कब्जा करता है। इससे जाल्मर सटेट बोलता है कि क्यों तुम अपने वार पर पैसा खर्च कर रहे हो। हिटलर भी लाई, फिर वहाँ से जाल्मर सटेट चला जाता है। हिटलर पोलैंड पर हमला कर देता है और पोलैंड पर कब्जा कर देता है। ये देखकर इंग्लैंड और फ्रांस को अच्छा नहीं लगता है, वो दोनों एक साथ मिल जाते हैं और ऐसी शुरुआत होती है सेकंड वर्ल्ड वार की। दोस्तों सेकंड वर्ल्ड वार में इंग्लैंड और फ्रांस के सामने थी जर्मनी, जापान और इटली। तो दोस्तों जर्मनी बहुत ही ज़्यादा गलती कर देता है, वो डायरेक्ट रशिया पर हमला कर देता है, लेकिन पीछे से ब्रिटेन उसकी उंगली कर देता है और ब्रिटेन और रशिया मिलकर दोनों बहुत ही तरह कूट देते हैं जर्मनी को। इस वार में अमेरिका नहीं आना चाहता था, लेकिन मजबूरी कुछ भी करा देती है। तो दोस्तों जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया। इसकी वजह से अमेरिका भड़क गया और अमेरिका को भी वर्ल्ड वार में आना पड़ा और फिर अमेरिका की एंट्री हुई तो वर्ल्ड वार भी ख़त्म हो गया। वर्ल्ड वार 2 चीज़ों के साथ ख़त्म हुआ था। सबसे पहली चीज़ जर्मनी की हार के साथ और दूसरी चीज़ हिरोशिमा और नागासाकी में बम ब्लास्ट के साथ। इसका सबसे बड़ा कारण था हिटलर। उसके बाद हिटलर अपनी फैमिली के साथ बंकर में सुसाइड कर लेता है। तो दोस्तों जर्मनी के नरेनबर्ग में इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल बनता है, यानी कि जो इलाइट पावर जीती थी वो क्रिमिनल्स को सजा दे रहे थे। क्रिमिनल्स मतलब नाजी पार्टी के लोग। तो दोस्तों मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया था कि हेलमट के पापा ने गोली मार ली थी। गोली इसीलिए मारी थी क्योंकि वो नाजी पार्टी के सपोर्टर थे। तो दोस्तों नाजी पार्टी ने बहुत सारे क्राइम किए थे। सबसे बड़ा क्राइम था क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। दोस्तों ह्यूमैनिटी में बहुत सारे अत्याचार हुए थे। 6 मिलियन जूस, 2 लाख गिप्सीज, वहीं 1 लाख पुलिस सिविलियंस, 70,000 जर्मन्स, इन सबको मौत के घाट उतार दिया था हिटलर ने। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है नाजी आइडियोलॉजी, यानी इसको हम हिटलर की आइडियोलॉजी भी कह सकते हैं। दोस्तों जर्मनी में 2 टाइप के लोग रहते हैं। टॉप प्रायोरिटी में वो आते थे जिनके आगे ब्लू और एयर जो सफ़ेद रहते थे। वहीं लोअर प्रायोरिटी में वो आते थे जूस, जिनसे हिटलर बहुत ही ज़्यादा नफरत करता था। तो दोस्तों हिटलर का मारने का तरीका बहुत ही अलग था। वो क्या करता था, गैस चैम्बर में लोगों को बंद करके गैस छोड़ देता था, जिससे लोग तड़प तड़प के मरते थे। तो दोस्तों बच्चों को भी हिटलर टारगेट करता था। उसको पता था कि हिटलर की ऐसी की तैसी कर सकते हैं बच्चे, इसलिए उसने सभी स्कूल के जूस टीचर को हटाकर जर्मन टीचर ला दिए और सभी बुकों को हटाकर सिर्फ नाजी आइडियोलॉजी की बुक ही रखी, जिससे बच्चे सिर्फ हिटलर के बारे में पढ़ सके। हिटलर यूथ को भी बहुत टारगेट करता था, इसलिए उसने 10 से 14 साल के बच्चों को जंग वॉक में भेज देता था। वहीं जो 14 साल का हो जाता था उसे अपनी यूथ ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग के लिए भेज देता था। उसे वहाँ सिर्फ हिटलर के बारे में पढ़ाया जाता था और जो 18 साल या उससे ज़्यादा हो जाता था उसे हिटलर अपनी आर्मी में ज्वाइन करवा देता था। तो दोस्तों हम देखते हैं हिटलर का माँ के प्रति विचार। दोस्तों 1933 में हिटलर ने खुद ही बोला था कि माँ जो रहती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सिटीजन रहती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। जो भी माँ खराब बच्चे को जन्म देती थी उसे हिटलर सजा देता था और जो भी माँ अच्छे बच्चे को जन्म देती थी, यानी कि डिजायरेबल बच्चे को जन्म देती थी, उसे हिटलर रिवार्ड देता था। जो माँ 4 बच्चों को जन्म देती थी हिटलर उसे ब्रॉन्ज क्रॉस देता था और जो माँ 6 बच्चों को जन्म देती थी उसे सिल्वर क्रॉस देता था। वहीं जो माँ 8 या उससे ज़्यादा बच्चों को जन्म देती थी उसे गोल्ड क्रॉस दिया जाता था।
तो दोस्तों हिटलर ने जूस लोगों को गलत बताने के लिए मीडिया सबका यूज किया। जूस लोगों को इविल ठहराना चाहता था, यानी उन लोगों को सिर्फ बुरा ही ठहराना चाहता था। तो दोस्तों चैप्टर होता है हमारा खत्म।